थैंक यू नीता मैम। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हम्म। तो अभी हमारी जो प्रैक्टिस है वो लोभ की चल रही है, साथ साथ क्रोध की चल रही है ना। मतलब क्रोध कैसे कम करें, और हमने पिछली बार बात भी की थी कि जो क्रोध है वो एक तरीके से एक वृत्ति है, मनोवृत्ति है जिसमें हमने 6 वृत्तियों की बात की: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। और जो सबसे जिसकी पिच सबसे ऊंची है वो क्रोध होता है। तो पिछली बार हमने यहाँ पर ये बात खत्म की थी कि अ, हमें कुछ प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से हम उस क्रोध को, उस ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले इस बात को हम लेते हैं कि हम अपनी जो डेली रूटीन की हमने डायरी स्टार्ट की है, लोभ से रिलेटेड हमने कहा था कि एक अपनी लाइफस्टाइल में अपनी एक डायरी को मेंटेन करिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कि मतलब आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं ना। क्या उसमें लोभ दूसरे को दिखता है कि ये लोभी है, और दूसरे को ये दिखता है कि ये क्रोधी है। जैसे अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो अंदर से ये भाव आता है कि अरे बड़ा शांत है, पर पता नहीं शांत है या नहीं। मतलब द रियल पिक्चर इज हिडन इनसाइड, है ना। वो अंदर छुपी हुई है कहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक आज पीपीटी के माध्यम से करने से पहले हम ये देखें कि आपके पिछले एक हफ्ते में आपने क्रोध कहाँ पर किया। अ, जैसे मान लो मॉर्निंग के 9 से 12 घंटे, और 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 ना। तो 9 से 12 अमूमन मॉर्निंग में तो गुस्सा नहीं आता है, 6 से 9 वाले पार्ट पर तो हो सकता है चाय चाय पे गुस्सा आ जाए कि मैं चाय नहीं बनाऊंगा, ये तो हो सकता है। लेकिन 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, हमें ये डिसाइड करना है अभी। क्योंकि हम जब देखेंगे कि ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो उससे पहले आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते में आज हमारा मंडे है, उससे बैक में जाइए कि संडे को कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ। संडे से पीछे सैटरडे को क्या कोई ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसमें गुस्सा आया। और उसको एक पिक्चराइजेशन के तरीके से, कि जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें आप नोटिस करते जाइए कि इस टाइम पर 3 से 6 के बीच में या 6 से 9 के बीच में मुझे गुस्सा आया। तो उसको, उस पिक्चराइजेशन को, उसको पूरा याद करिए उस एपिसोड को अभी बात करते करते, क्योंकि हम 1-2 मिनट हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जब गुस्सा आता है तो आप देखिए कि कौन सी, किस तरह का मेरा भाव था उस वक्त, और किस तरह की मेरी वो बात थी कि जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आया। और क्या वो गुस्सा मेरे को पीछे जो एक हफ्ते में के बीच में आया, उससे पीछे भी क्या वही सेम रिपीट हुआ, या एक नए तरह का गुस्सा था। तो वो भी आप नोटिस करते जाइए कि अ, अभी वो नया एक गुस्सा था, या उस हफ्ते से पहले का कोई गुस्सा था, और मुझे याद आया और मैंने उसको गुस्सा कर दिया। या पीछे की जो मेमोरी है उसमें कहीं वो मेरे को याद आया, एकदम से मैं ट्रिगर हो गई। और हमने पिछले एपिसोड में ये भी बात की थी कि अगर हमारे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है तो हमें गुस्सा आता है, हमें कोई अटैचमेंट होती है तब गुस्सा आता है। तो आप देखिए कि पिछले एक हफ्ते में आपको किस पॉइंट पे आपको ट्रिगर हुआ, और वो टाइम क्या था। 9 से 12 का था, 12 से 3 का, या 3 से 6 का, या 6 से 9 का टाइम था। और आप वो देखिए कि किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मेरे को गुस्सा आता है, तो वो आप नोटिस कर लीजिए। तो ये हमारे लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ कि जो पिछली, उसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में लोभ ज्यादा है, हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में
क्रोध ज्यादा है, हमारी फिलोसफी ऑफ लाइफ में मोह ज्यादा दिखता है, या हमारी फिलोसफी ऑफ लाइफ में हमें ईर्ष्या ज्यादा दिखती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कहीं हमें कहीं ईगो आता है। तो ये चीजें हमें नोटिस करनी है, ताकि हम प्रैक्टिकली इस क्रोध को एक एंशियंट तरीके से, पारंपरिक तरीके से भी समझ सके कि भगवत गीता क्या बोलती है, और साथ में हम मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, और मॉडर्न साइंस में हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस के ऊपर हमारे क्या इम्पेक्ट आता है। तो आपने अभी याद कर लिया होगा कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, और मेरे लाइफस्टाइल में देखिए, कुछ चीजें मैं जब इस काम को कर रही थी तो मैं अपने अंदर भी ये देख रही थी कि मेरे को गुस्सा कहाँ पर आता है। और जब गुस्सा आता है तो हमारी मेमोरी कहीं लॉस्ट हो जाती है, हम उस अवेयरनेस को भूल जाते हैं, है ना। आप शायद सभी सहमत होंगे इस बात से कि जैसे ही गुस्सा आएगा, जैसे ही ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होते ही हम वो अवेयरनेस खो देते हैं। और जैसे ही वो अवेयरनेस खोते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हायर ब्रेन है उसका कनेक्शन डिसकनेक्शन हो जाता है। वो जहाँ हम कनेक्ट हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जहाँ पे रहती है, जहाँ पर हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं, जजमेंट्स लेते हैं, और कॉन्शियसली जो हमारा बीच वाला ब्रेन है, मिड ब्रेन है, वो मैसेज भेजता रहता है कि मैं इस काम को कर लूं। तो जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया है वो ये कहता है कि हाँ हाँ ओके, वो जजमेंट देता है कि यस ओके, कोई किसी तरह का डर नहीं है, तुम आराम से उस काम को करो। तो जैसे ही हमें गुस्सा आता है तो मैं ये याद कर रही थी कि हम अवेयरनेस खो देते हैं। अब देखो कि जब हम ध्यान में आए शुरू शुरू में, तो मैं एक कनेक्शन आप लोगों को फील कराती हूँ कि वहां पे पत्री सर हमेशा बोलते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, या बुद्धि से ही हमारी आत्मा के विकास का पता लगता है। हम इस बात को कहें, या बुद्धि मतलब कि आत्मज्ञान कितना है, वो बचपन से लेके और अभी तक हमने कितनी अपनी सोल को इवॉल्व किया है। अब जैसे ही मेमोरी की बात आती है, स्मृति की बात आती है, तो हम पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ को देखते हैं, हिप्नोसिस के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से हमें याद आता है कि हम उस लाइफ में हमने इस तरह का जीवन जिया, और इस लाइफ में हमें उस लाइफ का जो जीवन जिया था, उस लाइफ को मैंने एक्सपीरियंस करके, और मेरे पास वो ज्ञान आ चुका, और ज्ञान आने के बाद अब मैं इस लाइफ टाइम में एक नए ज्ञान को या नए अनुभव को प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन जब हम मेडिटेशन में आते हैं या हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें ये बात याद आ जाती है कि मैं इन चीजों को कर चुकी हूँ पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर अपने से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे गोल्ड से रिलेटेड, मटेरियलिज्म से रिलेटेड, जब मेडिटेशन में आने से पहले मेरे को एक क्वेश्चन होता था कि मेरे को मटेरियलिज्म से में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, ना मेरे को गोल्ड में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो मुझे ये बात नहीं समझ आती थी, लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई, स्वाध्याय किया, मुझे समझ आया कि मैं इन चीजों को बहुत पहले अवेल कर चुकी हूँ, तो इसलिए मेरा इनसे मन भर चुका है। इसका मतलब यह है कि जो स्मृति है, स्मृति का मतलब कि हमारी ऐसी यादें जिसमें हम अ, अपने आप को एक ऊपर की तरफ जाते हुए, उत्थान की तरफ महसूस करते हैं। तो आपको वो चीजें भी लिखनी है कि जिन चीजों से आप उत्थान फील करते हो, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए महसूस करते हो, है ना। तो वो स्मृति इम्पोर्टेंट है, ना कि ऐसी स्मृतियां जिसको क्रोध को बोलते हैं हम, प्रोक्लेविटीज बोलते हैं, आपकी टेंडेंसीज बोलते हैं ना, आपके इंस्टिंक्ट बोलते हैं। तो अगर हम ऐसी स्मृति हो कि मान लो कि जैसे लॉ ऑफ कर्मा का डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा का एक बुक है, लॉ ऑफ कर्मा। तो उनके एक मर्डरर था, तो उसकी प्रवृत्ति क्या थी
कि वो लोगों की हत्या करता था। तो वो ही मेमोरी उसकी जो सराउंडिंग में, वो मेमोरी उसको इंस्टिंक्ट देती थी। बार बार वो उस चीज को महसूस करता था कि मैंने एक मर्डर किया है, तो दो, तीन, चार, पांच। तो कहने का भाव ये है कि हम जैसी स्मृतियों को रखते हैं, या हम जैसे आपस में चारों तरफ अपने उस मेंटल बॉडी में, उस कॉजल बॉडी में जमा करते हैं, वैसी ही प्रवृत्तियां हमारी आगे आने वाले हमारे इनकारनेशन में हमें वो चीजें ट्रिगर होती हैं। तो जैसे हमें ट्रिगर हुआ कि मटेरियलिज्म है, या फिर ज्यादा खाने को लेकर भी मैं बहुत फंसी नहीं हूँ कि बहुत ही अच्छा खाना होना चाहिए। रोटी मिल गई, अचार मिल गया तो भी ठीक है, सब्जी मिल गई तो भी ठीक है, कुछ भी मिल गया मतलब हैप्पीनेस है। तो ये अब ये कैसे पता लगा कि क्योंकि जो पीछे की जो हमारी मेमोरीज होती हैं, या पीछे की जो हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि हम उन उन चीजों को कर आए हैं। तो मेमोरी का मतलब ये है कि हमें कौन सी यादों को संजोना है, और कौन सी यादों को नहीं संजोना है, या कौन सी एक्सपीरियंसेस को हमें मिटाना है ना। तो आप समझे बात को कि जो हमारी बुद्धि है, वो मन और इंद्रियां जब अनुभव लेती हैं सेंसेस के माध्यम से, और वो अनुभव लेने के बाद जब वो बुद्धि की तरफ हमारा मन विकास करता है, तो उससे पहले हम फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं ना, इंद्रियों में फंस जाते हैं। और इंद्रियों में जैसे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, देखने से, जैसे हमें अगर हम मार्केट में गए तो सेल लगी है तो लालच आ गया, लालच आते ही हम एक सूट की बजाय दो सूट ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमें दिखाती हैं, उससे हमें लालच आ जाता है। और अगर हमें किसी को देना पड़ जाए तो हम देते नहीं है। मान लो कोई कह दे कि तुम उसको दे दो, तो हम देते नहीं, हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को अटैच हो जाते हैं। तो क्या हमें ऐसी मेमोरीज को ही जमा करना है अपनी उस मेंटल बॉडी के एरिया में, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, हमें उस रिदम के साथ क्या हम उस मेमोरी में जमा कर रहे हैं? ये हमें चेक करना है। और कौन कौन सी अपनी ऐसी मेमोरीज कि जिनको हम उत्थान की तरफ ले जाकर हम उन चीजों को छोड़ चुके हैं। आपको दोनों तरफ के पलड़े में लिखना है कि एक मेरी ये प्रवृत्ति है कि जिससे मुझे गुस्सा आता है, एक मेरी प्रवृत्ति है कि जिससे मुझे लोभ आता है, एक मेरी प्रवृत्ति है कि जो मैं उनको छोड़ आई हूँ, जैसे मटेरियलिज्म को हम छोड़ आए, खाने को हम छोड़ आए हैं, अब वो प्रवृत्तियां नहीं रही। अब मेरे लिए वो एक नॉर्मल रूटीन की बात हो गई है ना, कि भाई अगर कहीं गोल्ड दिख रहा है, कहीं आपको ज्यादा लग्जीरियस लाइफ दिख रही है, तो आप उसके लिए बड़ा इम्यून हो कि ओके ठीक है ना। तो जैसे अभी मेरे को बात करते करते डॉक्टर अमित गोस्वामी की एक पुस्तक है क्वांटम डॉक्टर, तो उसमें याद आ रहा है मुझे कि उन्होंने कहा कि सिचुएशनल क्रिएटिविटी और एक होता है फंडामेंटल क्रिएटिविटी। सिचुएशनल क्रिएटिविटी हम सबसे पहले सीखते हैं कंडीशनिंग के बाद। सिचुएशनल क्रिएटिविटी का मतलब कि जैसे आज मेरा दिल नहीं है कि मैं किसी को चाय पिलाऊं, एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे अंदर वो अवेयरनेस जागी, और मेरे को ये अंदर से आया कि मुझे अपने उत्थान के लिए मुझे उस अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना है, और मुझे बहुत प्यार से चाय पिलानी है। दैट इज द सिचुएशनल क्रिएटिविटी। धीरे धीरे अपनी हैबिट को बदलना। और एक टाइम जब सिचुएशनल क्रिएटिविटी से हम क्रॉस करते हैं धीरे धीरे, तो हमारी फंडामेंटल क्रिएटिविटी बन जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब हमारी मन और इंद्रियां उस प्रवृत्ति में रहती हैं कि मुझे किसी को खाना नहीं देना, इरिटेशन हो जाना, गुस्सा आ जाना कि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था ना, और लेकिन हम सिचुएशनल क्रिएटिविटी का मतलब है कि नहीं नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप में, कि मुझे चाय पिलानी है और बहुत ही प्यार से पिलानी है। धीरे 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 धीरे
वो हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनने के बाद एक लाइफस्टाइल कन्वर्ट हो जाएगा, और लाइफस्टाइल कन्वर्ट होगा तो हम उसी को फंडामेंटल क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो हमें अपनी आपको पीछे के 4-5 दिनों में पॉइंट आप लिख लीजिए, और अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, ताकि हम स्लाइड से एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझें कि जब हमें गुस्सा आता है, तो हमने पिछली बार बात की थी कि एमिगडाला एक एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग होती है, और जहाँ से हमारे उस गुस्से से हमारे पूरे ब्रेन के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है। तो मोटा मोटा तो हमने ये बात समझ ली। अगर हम किसी को भी मोटे तौर पे, आप भी अपनी फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को समझाएंगे, तो मोटे तौर पे आपको यही बात समझ आएगी कि हमारे ब्रेन के जो 3 हिस्से हैं, उन तीनों का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। और जबकि अगर हमारे पास अवेयरनेस है, तो हमारे पास जैसी अवेयरनेस होती है, तो हम अपने उस तीनों ब्रेन की कोऑर्डिनेशन को कर पाते हैं, अगर हम अवेयर रहते हैं। इसी को हमने डिस्कस किया था कि जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो बीटा वेव्स काम करती हैं, थोड़ा सा हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा वेव की मोड में चले जाते हैं, और अल्फा वेव के मोड में जाते जाते और ज्यादा जब हम शांत होते हैं, तो धीरे धीरे हम थीटा वेव और डेल्टा वेव में चले जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब हम गामा वेव की स्टेट में जाते हैं। वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। गामा वेव्स वो होती हैं जहाँ पे आप हर पल अवेयर रहते हो। जैसे पिछले हफ्ते ही मुझे किसी बात पर गुस्सा आया और मैंने अपनी अवेयरनेस खो दी। तो इट मीन्स इट वॉज ए टेस्ट फॉर मी कि अभी मेरे अंदर वो क्षमता नहीं आई है कि मैं उस अवेयरनेस को एक स्थित प्रज्ञ की तरह मैं बरकरार करके रखूं, क्योंकि मैंने वो खो दी, और कुछ पर्टिकुलर कुछ मिनट तक वो स्टेज चली, और वो स्टेज जाने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि ये क्या हो गया, कैसे बीच वाला दिमाग और जो आगे वाला दिमाग है, उन दोनों के बीच में कैसे बाइफर्केशन हुआ, अवेयरनेस खत्म हुई। और अवेयरनेस खत्म होने के बाद जो भगवत गीता कहती है कि जब क्रोध आता है तो आप डिल्यूजन्स में जाते हो, ब्रह्म की स्थिति हो जाती है ना। और जैसे ही वो ब्रह्म की स्थिति होती है, तो आपके पास स्मृति भ्रंश हो जाता है, आप भूल जाते हो, कुछ भी याद नहीं रहता आपको, और आपको नेगेटिव चीजें ही याद रहती हैं। तो जब आप किसी के प्रति बोलने लगते हो, तो आपको फिर वो बुरी ही बातें बोलने लगते हैं, तो नेगेटिव भाव आने लगते हैं। और जब स्मृति भ्रंश होता है, तो उसके बाद फिर आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होता है तो आप मृत्यु तक भी चले जाते हैं। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। तो हम अभी इसको देखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। आप जब तक अपने अंदर जो ट्रिगरिंग पॉइंट है उसको आप नोट करते रहिए, और मैं स्लाइड लगाती हूँ। दिख रही है आपको? विजिबल है? जी जी सुनीता जी। ओके, ठीक है। तो आप पहली स्लाइड ही देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है क्रोध, टेंडेंसीज, हमारी टेंडेंसीज कैसी हैं। तो ये जो पिक्चर लगाई है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो पंच तत्व हैं, अ, हमारे अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है। तो क्रोध में आपको पता ही है कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है, अग्नि तत्व होता है ना। तो जैसे ही अग्नि, मतलब जैसे ही फायर एलिमेंट, जैसे ही हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, जैसे ही हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी तेज जाएगी, उसी तरीके से पूरे वाटर लेवल पे, पूरे जल तत्व में और पूरे पृथ्वी तत्व में ऑटोमेटिकली वो करंट करंट जो है, वो सब कुछ हमारी पूरी टेंडेंसी जो हमारी है, पूरी बॉडी को ये पंच तत्वों को खराब कर देगा, बर्न करना शुरू कर देगा। तो आप देखो कि अगर बहुत लू चल रही है और हवा भी चल रही है और अग्नि भी है, तो लू चलने से क्या होता है, आपको अंदाजा होगा कि अगर लू चलती है तो आपके
सबसे ज्यादा ब्रेन के ऊपर किस चीज के ऊपर इफेक्ट आता है? अभी मेरे को रिसेंटली हफ्ता पहले ही मेरे को लू लगी है, जब मैं प्लांटेशन कर रही थी। आपको बताया भी था कि मेरी 2-3 दिन तबीयत खराब रही। तो जब आप देखो कि एक फायर है और एक एयर एलिमेंट, दोनों ही अग्नि और वायु तत्व जब बहुत तेजी से स्पार्क करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, तो हमारे ब्रेन के जो हमारा हायर सेंटर है, ये वाला सेंटर है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हमारे कॉर्टेक्स के ऊपर। और उससे नीचे जो हमारा कॉर्पस कैलोजम है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर बच्चे को फीवर हो जाए, ब्रेन फीवर नहीं होना चाहिए, तो हम फटाफट पट्टी रखते हैं, ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, सिर के ऊपर भी ठंडे पानी का टॉवल रखते हैं, और फिर जूसेस पीते हैं क्योंकि हम काम डाउन होना चाहते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो क्रोध है, उससे हमारे पांचों एलिमेंट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे पांचों एलिमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो अगर किसी की पित्त प्रकृति है, यानी कि जिसके पास ऑलरेडी फायर है, तो उसको ऑटोमेटिकली ही गुस्से की उसकी टेंडेंसी ऑटोमेटिकली ही ज्यादा होगी। अगर वो तमो और रजोगुण से प्रेरित है। अगर सतोगुण से है तो उसके अंदर प्यार का भाव होगा। तो पित्त पित्त प्रकृति के ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं हम, कि जिसके पास फायर एलिमेंट है वो प्यार भी कर सकता है, और जिसके पास फायर एलिमेंट है वो गुस्सा भी कर सकता है। तो हमारे पांचों एलिमेंट्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने सिर्फ जो येलो पार्ट है आप वो देखिए कि आगे एक पिक्चर है, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम बैक स्लाइड पे आते हैं। तो आप देखिए कि ब्रेन के मैंने दो पिक्चर्स इसलिए लगाए गए, एक एक तरफ से हम एक साइड ब्रेन को समझें, या हम फ्रंट में ब्रेन को रख के समझें। कि जो हमारे चारों तरफ आपको ये ब्राउन सा पार्ट दिख रहा है, ये नियोकॉर्टेक्स है। और उसके नीचे जो है बेसल गैंग्लियन है, जो लोब में सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। हमने बेसल गैंग्लियन की बात की थी कि जो लोब है उसमें न्यूक्लियस एक्युम्बिन्स होता है, जहां से हमारा डोपामिन रिलीज होता है। जैसे ही लोब आया नहीं, हमारी लोब की प्रवृत्ति हुई नहीं, वैसे ही हमारा बेसल गैंग्लियन के ऊपर इफेक्ट आता है। अब उससे नीचे हाइपोथैलेमस एंड एमिग्डाला। एमिग्डाला हमारे क्रोध में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो एमिग्डाला और उससे नीचे है हिपोकैम्पस। ये दोनों एरिया आप देखो कितने साथ साथ हैं। अब आप समझो कि ब्रेन का पूरा एरिया जो है, नियोकॉर्टेक्स यानी कि हमारा हायर ब्रेन, और उससे नीचे जो बेसल गैंग्लियन, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिपोकैम्पस, ये अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जो है ना बीच वाले ब्रेन के हिस्से हैं, जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आप अपने ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकली अभी बात करते करते देखिए कि मेरे पास एक ब्रेन है, आगे का हिस्सा कॉर्टेक्स है, न्यो कॉर्टेक्स है, और बीच का जो मेरा ब्रेन का हिस्सा है, जिसमें मेरा हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, है ना। इनका फंक्शन क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन हमारी पूरी सारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन से ही तो हमारी सारी चीजें चलती हैं ना। तो हमारे ब्रेन का अगर ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस या हिपोकैम्पस या एमिग्डाला डिस्टर्ब होने लगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमारी फिजियोलॉजिकली जो एक्शन है, हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जेस्चर्स, हमारी बात करने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हमारा चाल, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो आप देखो कि इसमें ये जो ब्रेन है, अब हम पीछे की तरफ चलते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो हमारे ब्रेन है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जब हमें गुस्सा आता है ना। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एमिग्डाला, विच इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम वो है, लिम्बिक का मतलब आप ये समझिए कि जब हम एनिमल किंगडम में थे, एनिमल किंगडम से जब हम ह्यूमन किंगडम में जंप करते हैं, तो एनिमल किंगडम वाला एक ब्रेन का हिस्सा है जो लिम्बिक ब्रेन है, वही आगे एक्सटेंड होके ह्यूमन ब्रेन बना, जिसमें कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स जैसी चीजें आई। तो हम एनिमल ब्रेन वाली जो इंस्टिंक्ट हैं, जैसे गुस्सा करना है, जैसे फियर है ना, जैसे अटैचमेंट है, उन चीजों को हम रखते हैं। तो हमें अपनी टेंडेंसीज को समझना है कि नाउ हम एक मनुष्य हैं,
और हमारे पास हम एक हायर ब्रेन को रखते हैं, और हायर ब्रेन को रखने के बाद अब न्यो कॉर्टेक्स जो जजमेंट करता है, जो कॉन्शियसली डिसीजन देता है, वो हमारा न्यो कॉर्टेक्स एमिगडाला के साथ मिलकर काम करता है। तो वो क्या कह रहा है कि amygdala is responsible for security and safety, and its job is to perceive and identify threats in the environment and send warnings। अब देखो कि क्या करता है ये, कि सिक्योरिटी और सेफ्टी, मान लो कि लड़ाई शुरू हो गई, तो लड़ाई शुरू होगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। फाइट फ्लाइट की बात हमने पिछली बार की कर ली थी, कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम सेफ्टी चाहते हैं, है ना। तो हम एमिगडला उसके ऊपर वर्क करता है। ऑटोमेटिकली जैसे ही झगड़ा शुरू होगा या जैसे ही हमें इनसिक्योरिटी फील होगी, तो हमारे एमिगडला के अंदर कुछ हमारे हार्मोन्स, न्यूरो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे अगली जो नीचे की लाइन देख रहे होंगे आप, कि कॉर्टेक्स द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट एंड जजमेंट। तो फिर क्या करता है, एमिगडाला एक मैसेज भेजता है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और अब तुम बताओ, क्योंकि तुम हायर ब्रेन हो भाई, और तुम जो थॉट प्रोसेस है, जो जजमेंट है, तो ब्रेन है जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो चेक करता है कि रीजनेबलनेस ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शंस जब होते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, मान लो किसी ने गुस्सा किया, हम थोड़ी देर शांत रहे, अवेयरनेस रही, ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मैं कुछ देर तो शांत हुई, कोई बात नहीं, शांत हुई शांत हुई, लेकिन अगला व्यक्ति ही ट्रिगर कर रहा है, लेकिन मेरे को कंट्रोल करना चाहिए था, और लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैं भी उसकी तरह ही ब्लास्ट कर गई। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो प्री फ्रंटल एरिया था, ये वाला एरिया, वो डिस्कनेक्शन हो गया, और दोनों का, कॉर्टेक्स का और एमिगडाला का रिलेशनशिप टूट गया। और जैसे ही वो टूटा, तो उससे ऑटोमेटिकली वो जो क्रोध है वो अपने आप आने लगा, और आते ही जो है वो मेमोरी पीछे वाली गई, कि बहुत पहले की मेमोरी गई, और मेमोरी से क्या हुआ कि स्मृति भ्रंश हो गया और बुद्धि भी खराब हो गई। तो अब ये क्या कह रहे हैं अगले वाली स्लाइड में, कि it releases neurotransmitters chemicals known as the catecholamines, causing a burst of energy lasting up to several minutes। अब आप देखो कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड झगड़ा हुआ, लेकिन वो कुछ मिनट तक, वो जो कैटेकोलामाइंस हैं, वो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी के तौर पे कुछ मिनट तक हमारे पूरे ब्रेन से और उसमें पड़े रहे। और दिस बर्स्ट ऑफ एनर्जी is a signal for immediate protective action, which then triggers a heightened reaction in other parts of the body। तो आप देखिए कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन आर रिलीज्ड, वो रिलीज होते हैं, और वो आपको बताया था पिछली बार कि वो किडनी के ऊपर जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वहां से रिलीज होते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बूस्ट अप करता है। अब आप याद करो कि आपको पिछले हफ्ते में अगर कहीं गुस्सा आया, तो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपका आपका जो है चेहरा रेड होने लगता है, और ये नहीं समझ आता कि हम बोल क्या रहे हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि तीनों ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो टूटने लगता है, क्योंकि जो पीछे का जो ब्रेन है उसमें हमारे सारे सेंटर्स रहते हैं, वो सेंटर्स में ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। कहीं पर सांस तेज चल रहा है, कहीं पर ब्लड प्रेशर है, और कहीं पे हमारी जबान लड़खड़ा रही है, और हमारी सांस भी तेज चलने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि जो एड्रेनलिन है, ए स्टेट ऑफ हाइटेंड अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो एड्रेनलिन क्या करता है कि कॉजेज ग्लूकोज टू गश थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड मसल्स एंड गिविंग द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड फास्टर। मतलब अब क्या होता है कि हम जैसे हाथ चलाते हैं, गुस्सा करते हैं, अब आप देखते जाएंगे कि जब गुस्सा होता है तो हम इधर से उधर भागते हैं, कभी कभी हम लड़ाई छोड़ के चले जाते हैं, है ना, और कहीं दूसरे कमरे में जाके नाराज हो जाते हैं, कुछ दिनों तक बोलते नहीं है, बैलेंस खो देते हैं। तो ये हमारी जो टोनिंग ऑफ मसल्स है, ये सब चीजें हमारी डिस्टर्ब होने लगती है, और हमारे दोनों सिस्टम जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वो सब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड में नीचे जो लिखा है, हार्ट गोज फ्रॉम पंपिंग 4 लीटर्स पर मिनट, मतलब कि 4 लीटर पर मिनट में हमारा ब्लड पंप करता है, लेकिन जैसे ही हमें गुस्सा आता है 20 लीटर पर मिनट हमारा ब्लड हो जाता है। आप देखिए 4 लीटर से 20 लीटर पर मिनट ब्लड हो जाता है।
तो आप देखिए कि कितना हम रश करते हैं, और जो एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी में जाते हैं। क्यों? जस्ट टू सेव योर सेल्फ, आपको बचाने के लिए वो काम करते हैं। तो इसमें लिखा है कि भी जॉज टेंस हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन चीजें हैं। गुस्सा हमें आता है तो हम ऑटोमेटिकली अपने ऊपर देख सकते हैं कि हमारे अंदर फिजिकली हमारे अंदर क्या चेंज आता है, लेकिन हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हमारे हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो अब हम एक बार फिर से हम इस स्लाइड को आगे बढ़ते हैं कि आप देखिए कि अब देखो आप फिर से देखिए कि किस तरीके से ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेशन करता है। जो शुरू का जो कॉर्टेक्स है और फिर उसके साथ बेसल गैंग्लियन है, हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला और हिपोकैम्पस आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। चलो अब और आगे चलते हैं कि हम अब अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका काम क्या है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द फोरहेड, ये हमें पता लग गया है ना। और क्या करता है? कॉन्शियस कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता है, और एबिलिटी टू नेगोशिएट वन सेल्फ आउट ऑफ ए व्रति। तो प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो नेगोशिएट करता है, कुछ देर तक नेगोशिएट कर पाता है। तो जो मेडिटेटर्स होते हैं वो नेगोशिएट वो नेगोशिएट करते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं जो मेडिटेटर है। लेकिन जो मेडिटेट नहीं करते वो जल्दी सी नेगोशिएट नहीं कर पाते, वो थोड़ी देर करते हैं लेकिन अपना बैलेंस खो देते हैं। तो वो कहते हैं कि एबिलिटी टू नेगोशिएट वन सेल्फ आउट ऑफ ए व्रति और ए डोमिनेंट पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशन, रिएक्शन एंड बिहेवियर इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही आप हैं, मैं तो ये समझती हूँ। बार बार ये चीजें याद करने से ये बात समझ आ गई है कि हम लिम्बिक ब्रेन हमारे पास है, हम जरूर अपने रिएक्शंस दें, जरूर अपने एक्सप्रेशंस दें, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसके पास कॉर्टेक्स का एरिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारी जो जो एरिया हमारी जजमेंट्स को, कॉन्शियस डिसीजंस को रखता है, क्रिएटिविटी को रखता है, वो हमारा प्री फ्रंटल ब्रेन है। तो और उसके बाद क्या होता है? इफ द एमिग्डाला हैंडल्स इमोशन, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैंडल्स जजमेंट। मतलब एमिग्डाला क्या करता है? इमोशन को हैंडल करता है, और प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो जजमेंट को हैंडल करता है। तो अगर वो दोनों का कोऑर्डिनेशन है तब तो हम शांत हो गए। लेकिन जैसे ही ये डिले होगा तो हाँ, तो क्या होगा? दिस डिले द रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग physiological changes when the tolerance threshold is lower and the stimulus is extreme। हम बहुत गुस्सा करते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ एमिग्डाला कैन शट ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं एमिग्डाला हाईजैक। ये एक जब जब हमारी टेंडेंसी बढ़ने लगती है, गुस्से की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अमेग्डाला हाईजैक बोलते हैं। क्योंकि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा, और हम एमिग्डाला के सहारे ही अपने सारे एक्शंस करने लग जाते हैं। और फिर हमारा प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो अपना फंक्शन नहीं करता, जजमेंट नहीं दे पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस शटडाउन ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एमिग्डाला हाईजैक व्हेन कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑटोमेटिकली इज टर्न ऑफ and the energy sent to the prefrontal cortex is greatly reduced and more than 75% of the conscious reasoning is lost। तो जब हम अगर लगातार गुस्से में रहते हैं तो हमारी जो 75% जो एनर्जी हमारी जो कॉन्शियस रीजनिंग में जाती थी कि ये ऐसे करना चाहिए, हमें बहुत प्यार से बोलना चाहिए, हमें अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, अच्छे जजमेंट्स देने चाहिए, अच्छी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो सब चीजें हमारी लॉस्ट हो जाती हैं अगर हमारी हैबिट हो जाती है या हमारी वो लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है। ओके, तो इसमें जो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी हैं, ये बुक है ट्रांसफॉर्मिंग क्रोध लोभ। तो उसी बुक से ये कुछ जो रिसर्च पेपर्स हैं, ये वहीं से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेरियस पॉइजन्स आर थ्रोन इनटू द ब्लड एंड
when when we are angry, and fiery dark arrows shoot out from the astral body. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी कौन सी होती है? एस्ट्रल बॉडी वो होती है जहां पे हमारे थॉट प्रोसेस हमारी सराउंडिंग में रहते हैं। एस्ट्रल बॉडी क्या है? जहां पर हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। इमोशनल बॉडी जहां जिसको हम कहते हैं, जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हम एस्ट्रल ट्रीटमेंट्स करते हैं। एस्ट्रल ट्रीटमेंट्स ऐसे नहीं होते। एस्ट्रल ट्रीटमेंट्स जब हो सकते हैं, हम एस्ट्रल सर्जरी बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, एस्ट्रल थेरेपीज बोलते हैं। तो अगर हम अपने गुस्से को ठीक नहीं कर रहे, मान लो अब एग्जाम्पल है कि हमने अपनी गुस्सा या अपनी वृत्तियों को समझा नहीं, हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, तो अगर हमने इस लाइफ टाइम में अगर हमें गुस्सा आता है, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आता है, तो हमें अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अगर हम वर्क करते हैं और उसके साथ हम मेडिटेट करते हैं, हम अपनी एस्ट्रल थेरेपीज करते हैं। एस्ट्रल थेरेपी का मतलब ये है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी के सराउंडिंग में जो आपकी प्राण शरीर है, प्राण बॉडी है, और उसके सराउंडिंग में जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है, उसमें आपको करेक्शंस करने हैं टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली, आपके ब्रॉड लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बन गई कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे हायर ब्रेन का और मिड ब्रेन का फंक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है ना? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। तो इसका मतलब जब हम मेडिटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो एक जाल बना हुआ है, अगर गुस्से की कुछ हमारी पर्टिकुलर एरियाज में हमें गुस्सा आता है, तो हम उस जाल को तोड़ सकते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रल ट्रीटमेंट, कि हमने अपनी उस सूक्ष्म शरीर में कुछ बदलाव किया, उसके बाद मेरे को फिजिकल लेवल पे भी उन चीजों पे गुस्सा नहीं आता। तो उन्होंने ये लिखा कि एक क्लियर पॉइंट ही एक जो व्यक्ति है जो दर्शन कर सकता है, जो तीसरी आंख जिसके पास है, या जो अपनी उस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो बंद आंखों से वो दूसरे की बॉडी को भी, एस्ट्रल बॉडीज को भी देख लेता है। खैर उन्होंने ये इस बारे में लिखा है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे योग की। तो उन्होंने ये लिखा है कि अगर हमारी एस्ट्रल बॉडी के अंदर देखो, फायरी डार्क एरोज शूट शूट आउट फ्रॉम द एस्ट्रल बॉडीज। ये नीता मैम, जब हम थियोसोफिकल सोसाइटी में पढ़ते हैं, एस्ट्रल बॉडी को पढ़ते हैं, तो उसी में एक्सटेंशन ऑफ एस्ट्रल बॉडी इज प्राणा बॉडी, एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राणा इज द फिजिकल। कि हम धीरे धीरे उस कॉन्शियस लेवल से, कॉन्शियसनेस यानी कि है तो हम आत्मा ही है ना, और आत्मा ही है, और आत्मा से धीरे धीरे जब मन और इंद्रियां अब सब हावी होने लगती हैं, तो हम फिजिकल लेवल पे दिखाई देते हैं ना, वो दिखती है फिर। वैसे हम क्या है, जब हम इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर देंगे, धीरे धीरे सरेंडर करने लगेंगे अपने आप को कि अरे ये तो पूरी दुनिया में चलता ही है। मैं एक और चीज बताती हूँ कि जब इसके ऊपर थोड़ा अभी मैं प्रैक्टिकल भी वर्क कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लोभ हो या क्रोध हो या जेलस हो ना, ये सब चीजें ना कितनी कर लेंगे आप, मतलब कितनी, है ना? मतलब 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, कितना कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये रियलाइजेशन जरूर होगा कि हम सोल हैं ना, और हमें ये भी रियलाइजेशन होगा कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम इन चीजों को धीरे धीरे जब अंडरस्टैंड करते हैं, तो अंदर से ये आता है कि यार कितनी सारी मतलब परेशानियां हैं। हम लोभ करते हैं तो भी, क्रोध करते हैं तो भी, ईर्ष्या करते हैं तो भी, अटैचमेंट करते हैं तो भी, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आएगा? आउटकम तो यही आएगा ना कि वी आर सोल्स, वी आर गॉड्स, है ना? तो ये चीजें हमें पहले ही क्यों नहीं छोड़ते? और बिकॉज ऑफ दिस हमारे अंदर कितनी सारी बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं, हार्ट डिजीज आती है ना, अर्थराइटिस आ गया है, नर्वस प्रॉब्लम आ गई, मेंटल डिसऑर्डर्स आने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कि वो एक ही पैराग्राफ में भगवत गीता ने में खत्म कर दिया। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर जैसे ही आपको क्रोध आता है, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे ही तुम्हें क्रोध आएगा, वैसे ही तुम्हारी स्मृति विभ्रंश हो जाएगा, डिल्यूजन्स, मोह होने लगेगा। उनको मोह होने लगा था कि भाई ये तो मेरे रिलेटिव हैं, है ना, और
फिर उनका स्मृति भ्रंश हो जाएगा और फिर बुद्धि नाश हो जाएगी और फिर मृत्यु हो जाएगी। मतलब वहां तक उन्होंने उस श्लोक को पहुंचा दिया है। तो मैंने लगाया है वो श्लोक यहाँ पर। तो हम और आगे चलते हैं। तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये तो बन गई है कि पिछले जो हमने हफ्ते में देखा कि अगर हमें कहीं क्रोध आया है तो उससे हमारी पूरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। तो और आगे चलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वो एरिया है जहां पर ये जो कोर्टिसोल्स हैं ये रिलीज होते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें कि फ्रंट का और मैंने साइड का पिक्चर इसलिए लगाया कि अगर आप फ्रंट से अपने आप को देखें, ज्यूम करें कि जो ब्रेन है और उसके अंदर जो हमारा हिप्पोकैम्पस का एरिया है, वो हिप्पोकैम्पस हमारे लिए क्या काम करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए काम करता है और लर्निंग्स के लिए काम करता है हिप्पोकैम्पस। जो येलो सा पोर्शन आप देख रहे हैं, वो एक येलो सा जो पोर्शन है आप उसको देखेंगे, वो हिप्पोकैम्पस है ना। अब हिप्पोकैम्पस का काम क्या है कि जैसे ही आपने किसी पर्सन को देखा और अगर आपको गुस्सा आ गया, आपको इरिटेशन हुई, आपको चिढ़ मचने लगी कि नहीं नहीं मेरे को तो उससे बात ही नहीं करनी है, मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है, तो ये हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारी जो लर्निंग के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज होता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये दोनों चीजें हैं। अब देखो फिर, अभी हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो वो है कि हमने कुछ दिन पहले हमने क्या खाया था फिर भूल जाते हैं हमने क्या पहना था। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जहां पर हम अपनी उस इम्प्रिंट्स को, जहां पर अपनी उन वाइब्रेशंस को, उन फ्रीक्वेंसीज को जमा करते हैं, है ना। और वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वही हमारे आने वाली इनकारनेशंस में हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है टू बैलेंस लॉ ऑफ कर्मा, और हमारे लिए वो नुकसान भी करती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा में अपने प्रारब्ध को भी जमा कर रहे हैं। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है वो क्या करता है कि क्रोध ऑल्सो कॉजेज द रिलीज ऑफ कोर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे क्रोध रहने लगेगा, हमारी अपनी प्रवृत्ति बनने लगेगी, वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने रिवॉर्ड सर्किट्स लोब में बात की थी कि बेसल गैंग्लियन में रिवॉर्ड सर्किट बनता है, फिर हम कंट्रोल करना भी चाहें तो लोब हमसे कंट्रोल होता नहीं। सेम इसी तरीके से ये स्ट्रेस हार्मोन है जो कोर्टिसोल है, ये एक हमारे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस एरिया है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। और वो इफेक्ट क्या डालता है कि जिसमें विच इज द पार्ट लिंक्ड विद द लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर हमारी लर्निंग की जो एबिलिटी है वो खत्म होने लगती है, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। हमारा जो लर्निंग का पार्ट है, क्रिएटिविटी का जो पार्ट है, वो खत्म होने लगता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनने लगती है जिसमें हमें यही, बस हम यही याद रखते रह जाते हैं कि मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे नफरत है, और मैं उसको माफ नहीं कर सकता। क्योंकि क्रोध का जो अपोजिट है वो फॉरगिवनेस है, क्रोध का अपोजिट है लव ना। तो हम, मैं उसको, मैंने तो कभी जिंदगी में अगर उसने मेरे को धोखा दिया तो मैं उसको माफ नहीं कर सकता। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि जो हमारी प्रवृत्तियां इस लाइफ में जो हमने अपनी सराउंडिंग में वो जमा कर ली, वो ही फिर आगे चल के हमें प्रारब्ध के रूप में आती हैं या संचित कर्म के रूप में आती है, और फिर वही हमें बैलेंस करनी होती है। तो हम ये डिसाइड करें इस लाइफ टाइम में कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे अपनी वो प्रवृत्ति को नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद मैं उसको कैसे माफ कर सकता हूँ, फॉरगिवनेस कैसे हो सकती है, मैं अपने आप को कैसे माफ करूं, मतलब हाउ टू इवॉल्व माई ओन सोल, मैं अपने आप को इवॉल्व कैसे करूं, ये हमें सीखना है। तो इससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी कि एक्सपोजर टू लार्ज अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल कैन कॉज मेमोरी इम्पेयरमेंट बाय डैमेजिंग द सेल्स लीडिंग टू लोअर कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी एंड मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस, भगवत गीता का श्लोक आने वाला है, वहां पे भी वही कह रहे हैं, स्मृति भी भ्रंश हो जाएगा, तुम्हारा बुद्धि का नाश हो जाएगा। सेम मॉडर्न साइंस भी यही कह रहा है कि जैसे ही आप के अंदर गुस्से की आपकी हैबिट्स बनती हैं, वैसे ही आपके अंदर मेमोरी इम्पेयरमेंट और साथ के साथ आपकी कॉग्निटिव का मतलब एक दूसरे से बात करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारा मेमोरी लॉस होने लगता है, हम भूल जाते हैं, गुस्सा आने लगता है।
तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम अपने गुस्से को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो नई मेमोरीज हैं, जो नई क्रिएटिविटी है, वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाती है। हम नई क्रिएटिविटी को फिर ले नहीं सकते। हम नई नई चीजों में हमारी याददाश्त खत्म हो जाती है, हम जानना ही नहीं चाहते फिर। चलो, थोड़ा सा और आगे चले या बोर हो गए? थोड़ा सा और है। अ, फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को खुश रखें, है ना। थोड़ा सा मैंने एक स्लाइड लगाई है इसमें भी, लेकिन ये पार्ट इम्पोर्टेंट है समझना, इसलिए क्योंकि हमें ये एकदम से याद आ जाए कि जो फ्रंटल ब्रेन है, आप देखिए कि उसका जो फंक्शंस हैं वो क्या है। मैं अब डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और इसमें एक खास बात है जो सेरोटोनिन लेवल है। सेरोटोनिन जो है ना, हमारे मूड स्विंग्स से रिलेटेड होता है। तो सेरोटोनिन को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अपने आप को ऐसे समझा है सेरोटोनिन को, जो किताबों में लिखा है वो अलग चीज है। और एक हरीश जौहरी की बुक है, उसका बहुत बार मैंने जिक्र भी किया है, धन्वंतरी करके एक बुक है। तो उसकी स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में, लगभग आज से 20-25 साल पहले मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी हरीश जौहरी की। तो उसमें लिखा था कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, या आप फ्रूट्स लेते हैं, और जैसे ही आप फ्रूट्स लेते हैं, जैसे ही आप गेहूं की रोटी या आप चावल खाते हैं, और स्वीट से रिलेटेड जो चीजें खाते हैं, तो फ्रेश चीजें खाते हैं, जो सात्विक चीजें खाते हैं, तो उससे आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। तो मैंने उसको ऐसे समझा कि जब आप हैप्पीनेस में होते हो, या आप खूब अच्छे तरीके से खाना खा रहे होते हो, तो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। तो नीचे की एक देखो, आप स्लाइड में लिखा है 80-90% ऑफ ह्यूमन बॉडीज टोटल सेरोटोनिन इज यूज्ड इन रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ गट मसल्स एंड फैसिलिटेटिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रीजन बीइंग कि क्योंकि जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हमारी, आप देखो कि ऑटोमेटिकली हम कहते हैं हमें भूख नहीं है, छोड़ो, हमें हमें भूख की इच्छा नहीं है, या हम ओवर ईटिंग करते हैं जस्ट अपने आप को काम डाउन करने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए ना। तो जो सीरोटोनिन लेवल है, जब हमें गुस्सा आता है, तो ऑटोमेटिकली वो डाउन होने लगता है, वीक हो जाता है। तो हमारी गट के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है वो। और जैसे ही वो गट के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो हमारे पूरे नेवल एरिया के चारों तरफ, जो हमारा इंटेस्टाइनल, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, सब उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा सीरोटोनिन लेवल है, वो क्या करता है कि वो क्रोध करने से हमारे जो न्यूरल सर्किट्स हैं, जो लिम्बिक सिस्टम में और कॉर्टेक्स में, यानी कि हायर ब्रेन और मिड ब्रेन में, उन दोनों सिस्टम्स को वीक कर देता है। वो सर्किट्स ही कट डाउन होने लगते हैं। अब आप देखो कि जैसी सीरोटोनिन लेवल कैसे बढ़ाना होता है, कि आप सात्विक आहार खाएं, और खाने को बहुत खुशी से खाएं। तो ये सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ता है। और ज्यादा अगर हम एसिडिक नेचर को लेंगे, एसिडिक नेचर वाली चीजें लेंगे, तो ये सेरोटोनिन लेवल घटता है। जैसे कि नॉन वेज खाना, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेना, उससे हमारा सेरोटोनिन लेवल घटता है। और या हम बार बार किसी के बारे में, लुई सैलेही की आपने बुक पढ़ी है, तो उसमें भी अगर हम किसी के बारे में जेलस की बातें करते हैं, तो भी हमारे बॉडी के गट पे हमारे इम्पैक्ट डालता है। तो सेम यही बात नीचे लिखिए, स्टमक इज डिस्टर्ब बाय द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी एंड रिएक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग टू मच एसिड एंड लीडिंग टू गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड द एसिड रिफ्लक्स। यानी कि जैसे जैसे हमें गुस्सा आता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेरोटोनिन लेवल की मात्रा कम हो जाती है, और जिससे हमारे अंदर वो एसिड बनने लगता है, हमारे गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ते हैं, एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। आप चाहे ना चाहे एसिड ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो भी एक एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि हम चाहते हुए भी फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के उन एरियाज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, कि वो हमारा डिस्कनेक्शन ऑफ टू ब्रेन्स वो हो रहा है। तो आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ब्रेन से लेके और हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स तक, पूरी बॉडी क्रोध करने से इन्वॉल्व हो गई है। और जैसे जैसे वो क्रोध
से हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है ऑटोमेटिकली। हमारी हार्ट डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आने लगते हैं। फिर इसका इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ एक ही है, मेडिसिन इलाज नहीं है। इलाज है हम योगिक प्रैक्टिसेस करें, और हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें। हम ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंड करें कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। एक कितनी हम बातें कर लेंगे, कितना हम लोभ कर लेंगे, कितना लालच कर लेंगे, कितना मोह कर लेंगे, इन चीजों से हमें बाहर आना ही है। ओके, तो ठीक है, ये भी मैंने सर्किट्स बनाए हैं। आप दोबारा से आप जब वीडियो देखेंगे तो मैं फ्रेंड से, सभी से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने ये सेम लोब में छोटा सा पोर्शन लगाया था कि जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस है, बस आप लोगों को याद कराने के लिए कि ये एक रिवॉर्ड सर्किट है, बनता है जब डोपामिन रिलीज होता है, प्लेजर हार्मोन्स बनते हैं, हम बड़े खुश होते हैं जब लोभ लोभ आने लगता है ना, कि अरे बस ऐसा हो जाएगा, हम ये चीजें ले लेंगे, ये पालेंगे, ये पालेंगे। कुछ देर के लिए फ्योरिया होता है, मतलब कि हम कुछ देर के लिए हैप्पी होते हैं, और हमारी जो मोटर फंक्शन में बदलाव आता है। हाँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एफोरिया खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर हम नुकसान में चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा हिप्पोकैम्पस और हमारा एमिगडाला और हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सब खो देता है। ठीक है, अब हम भगवत गीता के श्लोक पे आते हैं। तो भगवत गीता के जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। हम दो श्लोकों पे बात करेंगे आज सिर्फ, कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु देखते हो, या कोई वस्तु का मतलब कोई इंसान के साथ आप बात करते हो, और या आप किसी चीज को ट्रिगर, किसी भी वस्तु को देख के ट्रिगर होते हो, है ना। तो जैसे ही आप ट्रिगर होते हो, वैसे ही आपके अंदर, या क्यों हुए ट्रिगर, क्योंकि आपको उसके प्रति अटैचमेंट थी, है ना। जैसे ही आपकी अटैचमेंट हुई, तो आपको वो जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से क्यों हुई, क्योंकि डिजायर उत्पन्न हुई, आपको इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई ना। और इच्छा शक्ति जैसे ही उत्पन्न हुई और वो चीज आपको नहीं मिली, तो आपको गुस्सा आ गया ना। तो ये जो गुस्सा आया है, ये क्यों आया, क्योंकि आप किसी भी एक विषय वस्तु को लेकर उसके साथ आपने अटैचमेंट की। अटैचमेंट काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों चीजों का संबंध स्थापित हो गया, है ना। डिजायर का मतलब काम की इच्छा हुई, आपके अंदर वो इच्छा आई, और जैसे ही वो पूरी नहीं हुई, आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होगी, तो आपके अंदर वो एक डिजायर है वो उत्पन्न हुई, एक अटैचमेंट मोह उत्पन्न हुआ, और वो चीज जब आपको नहीं मिली तो आपके अंदर वो गुस्सा आ गया। और ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं दूसरे चैप्टर में। सेम इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया कि जो हमारा अ, आप देखेंगे कि क्रोध, उद्भव, सम्मोह, यानी कि फ्रॉम एंगर कम्स डिल्यूजन, डिल्यूजन्स आने लगते हैं, इल्यूजन्स आने लगते हैं। फ्रॉम डिल्यूजन द लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस हो जाती है। जैसे इल्यूजन आएगा, हम द्वंद में रहने लगेंगे, वैसे लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा। और लॉस ऑफ मेमोरी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अच्छे बुरे की जो समझ है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही अच्छे बुरे की समझ खत्म होगी, फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही पेरिशेस, और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए कि इन 6 हमारे जो मन के रंग हैं, जो हम शत्रु नहीं कहेंगे, हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो 6 रंग हैं, हमारे जो क्रोध है, वो सबसे ज्यादा हमारी पूरी बॉडी को खराब करता है। और जो एंड मोमेंट तक, बुद्धि नाश के बाद, उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि बुद्धि नाश के बाद आपके प्राणों का भी नाश कर देते हैं, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी फिजियोलॉजिकल बॉडी, आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी, और उसके बाद आपकी प्राण बॉडी, यानी कि आपका जो प्राण है, वहां तक इस सब चीजों का नाश हो जाता है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अब ये बनी है कि चाहे वो मॉडर्न साइंस है, चाहे हमारी एंशियंट साइंस है, दोनों साइंस हमें ये बताती हैं कि जैसे ही हमें गुस्सा आता है, वो गुस्सा एक प्रवृत्ति है, और जैसे ही हमारा गुस्सा आएगा,
उससे हमें मोह होगा, भ्रम। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी भी उस डिल्यूजन में रहते हैं, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं होती, तो हम उस मोह से निकल नहीं पाते, और हमें वो गुस्सा आता है, और हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। क्यों होती है मेमोरी लॉस? अब हमने ब्रेन के उस फंक्शन को समझ लिया है कि जहां पर वो स्मृति जो हिप्पोकैम्पस है, जो एमिगडाला है, और साथ में हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो जजमेंट आती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे ही गुस्सा आएगा, वो हमारा प्री फ्रंटल एरिया है, वो डिस्कनेक्ट होगा, डिल्यूजन्स आएंगे, स्मृति विभ्रम होगा, स्मृति भ्रंश हो जाएगा, बुद्धि नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाश से हमारे प्राण भी चले जाएंगे। तो और सेम यही बात जो मॉडर्न में लिखा है, वो नीचे लिखा है, कि वो क्या कह रहा है कि जो बुद्धि है वो हमारी सबसे ज्यादा, और बुद्धि कर्म अनुसारिणी। पत्री सर हमेशा बोलते थे कि अगर अगर आपको किसी की सोल को अंडरस्टैंड करना है, तो एक ही बात है, बुद्धि कर्म अनुसारिणी, कि बुद्धि के अनुसार ही हम अपने को जन्म देते हैं। जैसे जैसे हमारी बुद्धि इवॉल्व होती है, वैसे वैसे हम अपने कर्मों को भी और ज्यादा रिफाइन करते हैं। यानी कि हम योग में कहते भी हैं कि योगः कर्म सुकौशलम, कि हम अपने कर्मों से अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, या समत्वम योग उच्यते, या हम बहुत स्थिरता में, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाते हैं, और जो हमें बुरा होता है, अच्छा होता है, हम उन दोनों को एक ऑब्जर्वर की भांति देखते हैं, और फिर हम डिस्टर्ब नहीं होते। और रियल फैक्ट तो यही है कि हम अपने नेगेटिव कनेक्शंस ना बनाएं ब्रेन में, और हम ये समझें कि हम इन सब चीजों से परे एक आत्मज्ञानी है। यानी कि बुद्धि हमारी जब प्रखर होती है, तो आध्यात्मिक भाषा में हम बुद्धि को ही आत्मज्ञान बोलते हैं। और आत्मज्ञान की परिभाषा क्या है? कि जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं अपने पिछले जन्मों को भी जानता हूँ, और मैं अपने आगे आने वाले जन्मों को भी जानता हूँ। तो आत्मज्ञानी कौन हुआ? आत्मज्ञानी वो हुआ जो अपने पिछले जन्मों को भी समझता है, और आने वाले भविष्य की इनकारनेशंस को भी समझता है, और इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस वर्तमान के क्षणों में हमें किस तरीके से जीना चाहिए, वो आत्मज्ञानी की परिभाषा है। तो आत्मज्ञानी की परिभाषा हम समझें, और धीरे धीरे अपनी क्रोध की वृत्तियों को खत्म करें। ओके। अब हम एक स्लाइड और मैंने लगाई है। स्माइल करने से क्या फर्क पड़ता है हमारे मसल्स के अंदर? एक नॉर्मल जो रूटीन है, हम ऐसे अपना मुंह बना के बैठे रहते हैं, और जब हम स्माइल करते हैं, तो आप देख रहे हो कि आपके जो ये चारों तरफ आई की जो मसल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐसे एक्सटेंड होती हैं, है ना? यहाँ से आपका ये एक्सटेंशन होता है। लिप्स के चारों तरफ जो आपकी मसल्स हैं, वो भी एक्सटेंड होती हैं। एक दिन स्माइल के ऊपर करेंगे बात। और हमारे यहाँ पे जो फैट है, ये फैट है, सब कुछ एक्सटैंड होता है। आप देखो कितनी सारी जो मस्कुलेचर है, अगर हम स्माइल करते हैं और दूसरे के साथ जब हम बात करें, थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाए, तो ये जो क्रोध है, इसका जो अपोजिट है, वो है स्माइल, लाफिंग, ना दूसरों से प्यार करना, फॉरगिवनेस, नो एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू।